हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 21 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है डार्विन्स बाग की स्पाइडर के ऊपर। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा ये कौन सी स्पाइडर है, क्यों इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिल्क के लिए जाना जा रहा है। यहाँ पे आपको मैं इन डिटेल समझाऊंगा स्पाइडर के ऊपर और इसकी जो सिल्क मेकिंग टेक्निक होती है उसके ऊपर, क्यों इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहा जा रहा है। इवन दो जो मैन मेड सिल्क होता है या मैन मेड जो कोई भी मटेरियल होता है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे नेचर में ये सिल्क बन पा रहा है वो मैं आपको समझाऊंगा, और हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है पैक्स सिलिका के ऊपर, कैसे इसको नया टेक ब्लॉक कहा जा रहा है और इंडिया के लिए कैसे स्ट्रैटेजिक बन सकता है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स 2026। यहाँ पे क्या सिचुएशन है 26 में, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है ये एक एडिटोरियल है और इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। यहाँ पे मैं अलग अलग थ्योरीज समझाऊंगा और उन थ्योरीज का इंक्लाइनेशन में लेकर के आऊंगा इंडिया की तरफ, और कैसे उन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रीयूजेबल रॉकेट्स के ऊपर, कैसे हम रॉकेट्स का रीयूज करके स्पेस इंडस्ट्री को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ईडी के ऊपर, कि ईडी क्या एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है या नहीं है। ये जो केस है आपको मैं समझाऊंगा क्यों केरला और तमिलनाडु ने इस चीज़ को हाई कोर्ट में डाला है, यहाँ पे रिट जुरिस्डिक्शन का ईडी ने कैसे इस्तेमाल करने की कोशिश की है, वो सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अगर आप पहले आर्टिकल की बात करोगे तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, आप देखिए इतना बड़ा आर्टिकल है, लेकिन अगर इसके अंदर कुछ की फैक्ट्स आपको बताना स्टार्ट करूं तो ये क्या है, डार्विन्स बार्क स्पाइडर के ऊपर बात होती है। तो इसमें क्या है, ये एक स्पाइडर है और ये जो स्पाइडर बनाती है वेब अपना, जो इसके जाल होते हैं, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल मटेरियल कहे जाते हैं, स्पाइडर सिल्क कहे जाते हैं। ये कोई फैक्ट्री मेड मैन मेड नहीं होते हैं, ये स्पाइडर खुद बनाती है। या पर्टिकुलरली बात की जाए, जो एडल्ट फीमेल्स होती हैं स्पाइडर में, वो ज़्यादा लार्ज होती हैं और उनकी एफिशिएंसी जो होती है वेब को बनाने की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और अच्छी क्वांटिटी में भी उसको वो बनाने की कोशिश करती हैं। बट अगर यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे तो फीमेल क्वालिटी पे ज़्यादा समय देती हैं कंपेयर टू क्वांटिटी बनाने पे, ठीक है। अभी स्लोली 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 ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, अपने वेब को, अपने पूरे जाल को बनाते हैं। और जो जाल होता है ये 3 गुना स्ट्रॉन्ग लोहे से कहा जा रहा है। आप सोच के देखिए, सिल्क की क्वालिटी जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग बताई जाती है कि उसको अगर उसमें कोई भी प्रे कैप्चर होता है तो उसके लिए निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये। अब यहाँ पे आपको क्या होगा, जो लार्ज एडल्ट फीमेल्स हैं, यूपीएससी में कैसे बोल सकते हैं कि जो एडल्ट फीमेल्स हैं वो एक्सेप्शनली टफ और स्टिफ सिल्क बनाती हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वहाँ पे कर देंगे मेल लिख देंगे, तो आपको लगेगा हाँ ऑब्वियसली मेल ही बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन को फ्रेम करता है। अब आप आर्टिकल देखो, आर्टिकल इतना बड़ा था लेकिन मैंने इसमें केवल की फैक्ट्स आपको समझाए जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जो स्टडी हुई है डार्विन्स बाग स्पाइडर के ऊपर, इसकी इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो इम्पैक्ट में ये होगा कि कैसे नेचर ये दिखाता है, आउट परफॉर्म करता है ह्यूमन मेड मटेरियल को उसकी स्ट्रेंथ से और टफनेस से। मतलब नेचर के पास जो स्ट्रेंथ है और जो टफनेस है वो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर देती है ह्यूमन मेड मटेरियल से। यहाँ पे हमें हेल्प ही मिलेगी जो नेक्स्ट जनरेशन के मटेरियल्स होते हैं उनको डेवलप करने में, यहाँ पे बायो मिमिक्री करने में अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी और ज़्यादा इम्प्रोवाइज, जिसको हम यूज़ कर पाएंगे डिफेंस, मेडिसिन और इंजीनियरिंग में। जो सर्जिकल आपके स्विचर्स होते हैं, फिर जो बॉडी आर्मर्स होते हैं, रोप्स होती हैं, एरोस्पेस मटेरियल्स जो होते हैं, वहाँ पे हम ऐसा ही कुछ बना सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा एफिशिएंट कर सकते हैं। तो आर्टिकल में आपको पहली चीज़ क्या पता रहनी चाहिए कि ये जो डार्विन्स बाग स्पाइडर है, इसमें फीमेल कितनी ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ रखती हैं और कैसे ये बनाती हैं, ये मैंने आपको ओवरऑल समझा दिया। इसका क्या इंपैक्ट होगा वो बता दिया। अब अगर आप ध्यान देंगे, यूपीएससी में इसी बार 25 में क्वेश्चन पूछा गया था पीकॉक तरंतुला के ऊपर, ये स्पाइडर के ऊपर सवाल है। अब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस पीकॉक तरंतुला इज करेक्ट, मतलब कंसिडर करना है इस फॉलोइंग स्टेटमेंट को। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज एन ओमनीवोरस क्रस्टेशियन। तो अभी आपको मैंने 19 तारीख के आर्टिकल में समझाया था कि क्रस्टेशियन क्या
होते हैं, आर्थ्रोपॉड्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, तो उसमें आपको मैंने बताया था यही पूरा का पूरा क्वेश्चन समझाया, जिसमें ये क्या है, ये आपके ओमनीवोरस नहीं है। फिर अगर आप ध्यान दोगे इसका नेचुरल हैबिटेट, ये वाला स्टेटमेंट सही है और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, तो यहाँ पे 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये नेक्स्ट आर्टिकल भी अभी 2 से 3 दिन पहले मैंने पैक्स सिलिका समझाया था और उसी टाइम मैंने आपसे कहा था कि ये आर्टिकल और ज़्यादा सब्सिक्वेंटली आएगा, तो मैं आपके साथ दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। पैक्स सिलिका आज क्वेश्चन स्पेसिफिक आर्टिकल में डाला गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पैक्स सिलिका फॉर इंडिया। ठीक है, अब आपको पता है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो धीरे 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 ट्रांसफॉर्म कर रही है, चेंज कर रही है टू एआई और सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जब इतना सब कुछ ट्रांजिशन हो रहा है तो ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं जिनसे एआई और सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, उनका कंट्रोल किसके पास है। ठीक है, तो उसमें जैसे ही कंट्रोल की बात होती है तो चाइना का डोमिनेंस इस पे रहता है, जिसे रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं। तो जो पैक्स सिलिका समिट है ये यूएस के द्वारा लेड की जा रही है, जिसका एम क्या है, जो टेक सप्लाई चेन है उसको मजबूत कर देना और जो डिपेंडेंसीज हैं चाइना के ऊपर उसको भी रिड्यूस कर देना। तो पैक्स का मतलब पीस होता है, सिलिका मतलब क्या होता है, सिलिका मतलब सिलिकन या कोर चिप मटेरियल जिसको हम कहते हैं, ताकि इसका उद्देश्य क्या रखा गया है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसकी सप्लाई चेन को हम सिक्योर कर सके। ठीक है, चलिए अब अगर बात की जाए कौन कौन से की मेंबर्स हैं, तो आपको सिंपल एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेना है। यूएस, जापान है, हर एक की उसके अंदर कोई ना कोई एक स्पेशलिटी होगी कंट्री की, पर्टिकुलरली जब आपका पैक्स सिलिका देखा जाएगा। अब पॉइंट उठता है कि यहाँ पे चाइना तो डोमिनेट ऑलरेडी कर रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट में, चाइना एक्सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन जब आ रहे हैं चाइना की तरफ से, तो वहाँ पे जो बाकी कंट्रीज हैं वो अब स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कैसे हम अपनी जो सप्लाई चेन है उसको ऐसा कर लें कि चाइना के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। क्योंकि जब डिस्ट्रप्शन होता है किसी भी तरीके से, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन जब लगाया जाता है चाइना की तरफ से, तो डिस्ट्रप्शन होता है यूएस में, इंडिया में, पर्टिकुलरली जो ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर बात की जाए इंडिया के पोजीशन की, तो इंडिया का ऑलरेडी एआई मार्केट ग्रो कर रहा है और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रांग है। सेमीकंडक्टर और एआई मिशन भी धीरे 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 हम इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट ये उठता है कि क्या हमारा जो ये बात हो रही है पैक्स सिलिका की, इसमें शामिल होना सही है, क्या चैलेंजेस हैं और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए, अगर हम पैक्स सिलिका का हिस्सा बनेंगे, अभी तक हमें बुलावा इस चीज़ को लेकर के नहीं आया है, अगर हम बन जाएंगे तो हमारी सप्लाई सिक्योरिटी इम्प्रोवाइज हो जाएगी, हमारा सेमीकंडक्टर पुश और अच्छा हो जाएगा, एआई की ग्रोथ होगी, टेक ट्रांसफ़र हो जाएगा, हमारे पास एक्सेस होगा एडवांस चिप मेकिंग का, हमें प्रॉपर तरीके से एआई के रेफरेंस में जो टेक है, एआई का नो हाउ जो है, वो सारी चीज़ें हमें पता चल पाएंगी अच्छे तरीके से। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनफ्लो होगा, स्किल्ड मैन पावर का इस्तेमाल होगा, सप्लाई चेन जो होगी वो रिजिलियंट बन जाएगी। अब बात करते हैं इसमें चैलेंजेस क्या है। तो पहली चीज़ क्या है कि ये जो अगर पैक्स सिलिका का इंडिया हिस्सा बनता है तो ये पहली डेवलपिंग कंट्री होगी जो कि पैक्स सिलिका का हिस्सा बनेगी। तो पैक्स सिलिका में जो बाकी कंट्रीज हैं वो थोड़ा बहुत उतना ज़्यादा इंक्लाइनेशन इंडिया की तरफ ज़रूरी नहीं है कि रखें, लेकिन अगर बात की जाए इंडिया के रेफरेंस में, इंडिया को अगर सब्सिडी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, लोकल प्रेफरेंस की ज़रूरत होगी, तो उस पॉइंट पे ये यूएस की थिंकिंग या यूएस की कहा जाए कैपिटलिस्ट थिंकिंग के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है। तो ये सारे क्या हैं, पैक्स सिलिका में शामिल होने के चैलेंजेस हैं इंडिया के रेफरेंस में जब बात की जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल अगर आप देखोगे क्या लिखा है, डॉनरो डॉक्ट्रिन के ऊपर लिखा हुआ है। पहले आपको समझाता हूँ डॉनरो डॉक्ट्रिन का अर्थ क्या होता है, तब मैं आपको बताऊंगा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स 26 और इम्प्लीकेशन इंडिया के लिए क्या होगा। अगर आप ध्यान देंगे तो जो डॉनरो डॉक्ट्रिन है ये आया है मॉनरो डॉक्ट्रिन से, ठीक है, जो यूएसए के द्वारा अनाउंस किया गया था 1823 में, जहां पे यूएसए ने कहा था कि यूरोप से पर्टिकुलरली कि भैया आप जो है बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करेंगे अमेरिका में। पर्टिकुलरली ये चीज रखी गई थी, कोई भी फॉरेन इंटरवेंशन अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होता है तो वो एक सिक्योरिटी थ्रेट के तरीके से देखा जाएगा यूएस सिक्योरिटी में। अब इन रिटर्न यूएसए ने ये बात कही कि भैया अगर आप हमारे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में दखलंदाजी नहीं दोगे तो हम भी आपके यूरोपियन जो अफेयर्स होंगे उसमें हम दखलंदाजी नहीं देंगे। ठीक है, तो ये जो मॉनरो डॉक्ट्रिन है इसी से निकल के आया डॉनरो डॉक्ट्रिन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो डोनाल्ड ट्रम्प में डॉन है वो उसके रेफरेंस
डिफेंस में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो एग्रेसिव पॉलिसी को अपनाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, तो वो रिलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हुआ है, यूएस जो डोमिनेट कर रहा है, इंटरवीन कर रहा है लैटिन अमेरिका में, सदर्न अमेरिका के रीजन में, तो उसको जस्टिफाई कर रहा है ये बोल के कि भैया कोई भी यूरोपियन पावर अगर साउथ अमेरिका में आके इंटरवीन कर दी तो आप ये समझ जाइए कि वो एज अ सिक्योरिटी थ्रेट होगा यूएसए के लिए, और फिर हम उसे बहुत ही ज्यादा सख्ती से देखेंगे। तो ये तो हो गया डॉक्ट्रिन की बात। अब हम समझते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज ये होती है कि यूएसए ने वेनेजुला में अपना प्रॉपर एक्शन दिखाया। ठीक है, अब इससे क्या होता है, इससे रिवाइवल हो रहा है मॉनरो डॉक्ट्रिन का। ठीक है, अब इसकी एक हार्शर फॉर्म ही क्या है, डॉनरो डॉक्ट्रिन है। क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो धीरे 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 इंक्लाइनेशन क्या हो रहा है, हर एक एक ब्लॉक बन जाएगा। जैसे सदर्न अमेरिका का रीजन है, अमेरिका उसको देखेगा। वहीं पे अगर आप ध्यान दोगे तो जो यूरोपियन का रीजन है, पर्टिकुलरली रशिया का जो पार्ट देखोगे, रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस, ये और ज्यादा इंपैक्ट हो सकती है। अगर आप मिडिल ईस्ट का रीजन देखोगे तो वहां पे क्या है, इजराइल और गाजा का क्राइसिस देखोगे। अगर आप थोड़ा सा एशिया में आओगे तो वहां पे चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट देखोगे। तो सारी की सारी कंट्री ऐसे ही बोल दें, बोल के भैया अपना अपना डॉनरो बोल के, भैया आप जो हैं हमारे में इंटरवीन मत करिए, अगर आप हमारे में इंटरवीन करेंगे हम एज अ सिक्योरिटी थ्रेट लेंगे उसको। ठीक है, तो यूएसए ने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी अंडर ट्रम्प बनाई, उसमें क्या है, उसमें उन्होंने टैक्टिक्स अपनाई है यूनिलैटरल एक्शंस की। वो अपने डोमिनेंस को रीअसेट कर रही है, पर्टिकुलरली वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। और उन्होंने जो थ्रेट्स बताए हैं, पर्टिकुलरली किस रीजन में, क्यूबा, मैक्सिको, कोलंबिया में, इवन दो उन्होंने ग्रीनलैंड में भी बोला है। और ये बात आपको पता है यूरोपियन यूनियन में या फिर यूरोपियन कंट्रीज में कितनी ज्यादा इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, जब से ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो अब यूरोप ने कहा है कि उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की डिफेंस की है। तो इस वजह से अब धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि जो ब्लॉक्स बने हुए हैं वो स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। अब अगर आपको ये पॉइंट समझना है तो पहले आपको क्या समझना होगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि पावर पॉलिटिक्स क्या होती है। जब से यूएसए ने यूनिलैटरल एक्शन लेना स्टार्ट किया है तो हर एक कंट्री अपने तरीके से काम करना स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, तो यूरोप और यूक्रेन में भी क्राइसिस हो सकती है। वेस्ट एशिया में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, इंस्टेबिलिटी भी ऑलरेडी ज्यादा प्रिवेल कर रही है, सिचुएशन बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो रखी है। तो ईरान ऑलरेडी वहां पे इंटरनल अनरेस्ट चल रहा है वहां पे। तो ये सारी चीजें क्या शो करती हैं, ये शो करती हैं कि जो पहले मॉनरो डॉक्ट्रिन की बात होती थी, अब ये जो आपका थोड़ा सा सीवियर फॉर्म हुआ, यहाँ पे हर एक कंट्री अपनी अपने आसपास के देशों में ये चीज बोल रहे हैं, भैया आप जो है हमारे में इंटरवीन मत करिए। तो ये काफी ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। अगर वही सेम सिचुएशन अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन में देखिए, जो तारीखे तालिबान है, अफगान के टेरर ग्रुप्स हैं, वो दोबारा से रिवाइव हो रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है वो अनस्टेबल हो रखी है पूरी तरीके से। वहीं पे आप देखोगे अफ्रीका के रीजन में अलकायदा, आईएसआईएस के और ज्यादा प्रेजेंस बढ़ती चली जा रही है। तो ये सब चीजें क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि कैसे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स 2026 की चल रही है, और इन सब का इंप्लीकेशन, इंपैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पे, वो देखना आपको पड़ेगा। तो चाइना की स्ट्रैटेजिक पोजीशन तो ऑलरेडी है, चाइना ने किस तरीके से यूएस के टैरिफ को इफेक्टिवली हैंडल किया, ये सब ने देखा। ठीक है, तो अब धीरे धीरे चाइना भी क्या हो रहा है, जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में डोमिनेट कर रहा है, और उसको स्ट्रेंथन कर दिया उसने। अगर बात की जाए इंडिया इस यूएस के रिलेशन की, तो उसमें स्ट्रेन आ रखी है ड्यू टू इंडिया ने जो रशियन ऑयल इंपोर्ट ऑन रखा हुआ है, मतलब उसको कंप्लीटली बंद नहीं किया था। और इसी वजह से क्या हो रहा है, इसी वजह से कहा जा रहा है कि यूएसए का टिल्ट हो रहा है पाकिस्तान की तरफ, और इससे इंडिया का इंटरेस्ट जो है वो इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे आपको समझना क्या है मेन चीज, ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है ये बात किस चीज के ऊपर कर रहा है, यहां पे एनालिसिस हो रहा है कि कैसे ये सारी चीजें वर्क कर रही हैं जियोपॉलिटिक्स में। अलग अलग कंट्रीज कैसे अपना इंडिविजुअल स्टेक ले रही हैं, अपने इंडिविजुअल स्टैंड के ऊपर वो अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे रही हैं। जो रीजनल फोरम्स हैं, जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, जो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, वो कैसे डिक्लाइन कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहां पे हमको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इसका ओवरऑल इंपैक्ट कैसे पड़ सकता है इंडिया के ऊपर, वो आपको देखना पड़ेगा। यहां पे मैंने ऑलरेडी बताया, इंडिया का इंटरेस्ट इंपैक्ट होगा। जब आपका चाइना और यूएसए की क्राइसिस होगी तो उसका भी इंपैक्ट इंडिया की सप्लाई चेन के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर दी। अब ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये पर्टिकुलरली आप मेंस में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है रीयूजेबल रॉकेट पे और स्पेस इंडस्ट्री पे। अब यहां पे आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो स्पेस सेक्टर है अब धीरे धीरे प्राइवेट लेड हो रहा है, और इसको कहा जा रहा है कि वर्थ 1 ट्रिलियन हो जाएगा बाय 2030।
अब ये भी चीज़ कही जा रही है जब स्पेस सेक्टर में प्राइवेट लेड होगा तो इसमें रॉकेट्स जाएंगे, ठीक है, मतलब अच्छे खासे सैटेलाइट्स जब जाएंगे तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो रॉकेट्स जा रहे हैं सैटेलाइट को डालने के लिए उस स्पेस की ऑर्बिट में, तो वो रीयूजेबल हो, ठीक है। तो अगर रीयूजेबल रॉकेट्स रहेंगे तो एक ही रॉकेट से हम बार बार अलग अलग सैटेलाइट्स को भेज पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक सैटेलाइट को भेजना है एक रॉकेट, फिर दूसरे को भेजना है वो रॉकेट खराब अब दूसरा है। तो रीयूजेबल रॉकेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कह रहा है, अगर उसको हम इस्तेमाल करेंगे तो कॉस्ट हमारी 5 to 20x तक कट हो जाएगी, क्योंकि अगर रॉकेट्स का इस्तेमाल हो रहा है तो वो ह्यूमन मिशन में भी होता है और जो बाकी आपके नॉर्मल मिशंस होते हैं उसमें भी होता है, क्योंकि ह्यूमन मिशंस में जो कॉस्टिंग होती है वो 3 से 5 गुना ज़्यादा होती है, पर्टिकुलरली सैटेलाइट लॉन्चेस के बारे में बात की जाए तो। ये सारी चीज़ें क्या शो करता है, ये सारी चीज़ें शो करता है कि इंडिया को किस तरीके से वर्क करना होगा, जो रीयूजेबल रॉकेट्स हैं, जो रिकवरेबल रॉकेट्स के पार्ट्स होते हैं उनको कैसे इम्प्रोवाइज करना होगा, जिससे इंडिया का जो कैश बर्न है वो भी मेंटेन हो सके और ऑन द सेम टाइम जो प्राइवेट लेड ग्रोथ है वो भी मेंटेन हो सके और कॉम्पिटिटिवनेस भी मेंटेन रहे। अगर यहाँ बात की जाए क्या क्या चैलेंजेस हैं, किसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं जो रॉकेट से हम लोग रीयूजेबल की बात करते हैं, रीयूज करने की बात करते हैं। पहली चीज़ क्या है, स्ट्रक्चरल फैटिग, क्योंकि अगर बार बार रॉकेट ऊपर नीचे आएगा तो उससे हीट, प्रेशर और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करता है। और एक बार रॉकेट अगर मिशन से आएगा तो उसमें कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, थर्मल प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो लेकिन आखिरी में चैलेंजेस तो हर चीज़ में होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए इसके ओवरऑल इम्पैक्ट की तो यहाँ पे मेजर कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा, जो लॉन्च की फ्रीक्वेंसी है वो और ज़्यादा हाई हो जाएगी और स्पेस में ये एक प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तरीके से काम करेगा। ऐसा नहीं होगा स्पेस में बस जाए, रॉकेट फट जाए, उसके बाद वहीं पे वो डबरीज बन जाएंगे। तो स्पेस को ये कमर्शियल स्पेस इकोनॉमी के तरीके से भी बूस्ट करेगा और जो लॉन्ग टर्म मिशंस हैं वो भी और ज़्यादा अच्छे तरीके से इनेबल हो जाएंगे। ये तो इम्पैक्ट हो गया। अब जो चैलेंजेस मैंने आपको बताया उनके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। पहली चीज़ क्या है, हम अगर एडवांस मटेरियल को यूज़ करेंगे जो कि फैटिग को रेसिस्ट कर दे, अगर हमने प्रॉपर ऐसी डिज़ाइन बना रखी है जिससे इंस्पेक्शन रिप्लेसमेंट हो सके, जो थर्मल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है तो थर्मल शील्डिंग हो सके प्रॉपर फॉर्म में, ऑटोमेशन और एआई जब यूज़ होगा लैंडिंग में और डायग्नोस्टिक्स में तो वो इम्प्रोवाइज करेगा ओवरऑल सिचुएशन को भी, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्लेसेस इन न्यूज़ पे। यहाँ पे एक प्लेस इन न्यूज़ का नाम क्या है, कानो। तो ये कहाँ पे है, बस आपको इतना पता होना चाहिए, नाइजीरिया में है। यहाँ पे क्या है, गनमैन ने एब्डक्ट किया है 150 क्रिश्चियन वर्शिपर्स को। आपको इतना ही पता होना चाहिए ये कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए नाइजीरिया के नॉर्दर्न कदूना स्टेट में ये आपका आता है कानो, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल में अभी उतना डिटेल नहीं करना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जब इंक्वायरी हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जब अपना जजमेंट पास कर देंगे तब हम इस पर ज़्यादा अच्छे से डिस्कशन कर पाएंगे। बट अभी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या है पहले आप वो समझ लीजिए। अब आपको पता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से स्टेट्स को कितनी कितनी दिक्कत है, कौन कौन से स्टेट्स को दिक्कत है ये आपको ऑलरेडी पता है। मतलब जो भी अपोजिशन वाले स्टेट्स होते हैं वहाँ पे उनको ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलता है। उनका कहना होता है कि जो ईडी होता है वो बायस्ड होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर के, पर्टिकुलरली जो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं। तो जो केरला और जो आपका तमिलनाडु का रीजन है वहाँ पे ईडी ने जो केसेस किए थे, ठीक है, कहीं पे माइनिंग केसेस, कहीं पे गोल्ड के केसेस, तो उसी के रिगार्ड में वहां पे ईडी के अगेंस्ट कुछ फाइलिंग की गई, ठीक है। आपको बस मैं एक बहुत ही लेमन भाषा में बता रहा हूं, जब दोबारा इसके ऊपर आर्टिकल आएगा तब मैं और डिटेलिंग करूंगा, ठीक है। तो अब उन्हीं स्टेट्स ने कहा है, किससे, हाई कोर्ट से कहा कि भैया ये सारी चीजें जो कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। ये तो ऑब्वियस सी बातें कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक इंक्वायरी भी बैठा दी। किसने, लेट्स से केरला की बात करते हैं, ठीक है। तो केरला ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई और उसमें इंक्वायरी में कहा कि भैया अब ईडी ने जो एक्शन ले रखे हैं उस एक्शन की जांच होगी। अब जैसे ही ये बात होती है तो ईडी पहुंच गया किसके पास, ईडी पहुंच गया हाई कोर्ट के पास 226 को लेकर के कि भैया हमें जो है, हमें आप रिट्स को इशू कर दो, हमें आप ये जो इंक्वायरी हो रही है इससे बचा लो। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठना स्टार्ट होता है, जैसे ही ये बात आती है तो तमिलनाडु भी आता है, कहता है भाई बिल्कुल सही है कि क्या ईडी के पास एक ज्यूरिस्ट पर्सन की पावर है या नहीं है। अब आप समझिए ज्यूरिस्टिक पर्सन का मतलब क्या होता है। ज्यूरिस्टिक पर्सन एक लीगल एंटाइटी होती है, जैसे कंपनी होती है जिसको सू किया जा सकता है या फिर वो सू कर सकता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्या ईडी एक लीगल एंटाइटी है? तो केरला ने
कहा है भैया ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इनके पास ये नहीं है कि वो जा करके बोलेंगे भैया हमें जो है आप शील्ड दे दो, हमें आप रिट में डाल दो। तो ये थोड़ा सा एक ज़्यादा इम्प्रोवाइज और एक्सप्लोर्ड कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान से समझना होगा। अगर आप बात करोगे आर्टिकल 12 की, तो वहाँ पे क्या है, आपके पास फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं अगेंस्ट होम, अगेंस्ट स्टेट, आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग। तो अभी जो इन्होंने किया है ईडी ने, ये पहुंच के बोल रहे हैं भैया हमें आप रिट दे दो, और ये अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं लाइक अ कंपनी। तो उसी के अगेंस्ट में ये चीज बोली गई है, किसके द्वारा, जो स्टेट्स हैं केरला और तमिलनाडु। तो उनका आर्ग्यूमेंट है कि भैया ईडी कोई ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ठीक है। तो ये ओवरऑल इतना ही है इस पूरे आर्टिकल में। तो अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेंगी क्या ईडी जा करके बोल सकती है कि भैया हमारे खिलाफ ये सारी चीजें ना हो, जब वो खुद स्टेट की मीनिंग में आ रहा है, क्या ऐसा चीजें हो सकता है, वो पता चलेगा जब सुप्रीम कोर्ट अपना प्रॉपर इसके ऊपर जजमेंट दे देगी, ठीक है। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।